गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की एक शुरुआत करते हैं। सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, क्वेश्चंस बैंक हैं और इसको हम लोग डिस्क्रिप्शंस के साथ हम लोग हर एक क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए सबसे बेहतर साबित होगा। तो चलिए आज हम लोग करते हैं स्टार्ट मॉडर्न हिस्ट्री आपको आधुनिक इतिहास से। आपको पता है आधुनिक इतिहास में सबसे अधिक क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं हिस्ट्री से, तो आपको आधुनिक इतिहास से दिए जाते हैं। इसलिए इस टोटल सीरीज में आपको आधुनिक इतिहास की सारी वीडियो आपको इस सीरीज में आपको मिलेंगे। हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चर्चा करते हुए टोटल आगे बढ़ेंगे। चलिए आज करते हैं हम लोग स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि यूरोपीय कंपनी अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है। तो फोर्ट विलियम नाम है। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, तो कलकत्ता में है, जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ते हैं। वर्धमान जिले के एक जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 1696 ईस्वी में अपनी पहली कोठी की किलेबंदी की अनुमति मिल गई। बंगाल के सूबेदार अजीम उन शान ने 1698 में अंग्रेजों को सुल्तानती और कलिकत्ता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की, जिसके बदले में उन्हें उस गांव के मालिक को 1200 रुपये देने पड़े। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलेबंदी व्यवसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। सर चार्ल्स आयर इसका पहला प्रेसिडेंट बना था। सर चार्ल्स आयर इसका पहला प्रेसिडेंट बना था। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था। उसका नाम था रेड ड्रैगन। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था तथा हॉकिंस ही वह प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग से भारत की भूमि पर कदम रखा था। दिए गए विकल्पों में हेक्टर नहीं है, तथापि रेड ड्रैगन उसी जहाजी बेड़े में शामिल था जिसमें हेक्टर जहाज था। अतः प्रश्नानुसार अभीष्ट उत्तर आपको सी होगा, रेड ड्रैगन, या अगर हेक्टर होता तो हेक्टर सही होता। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थित था। कलकत्ता, सूरत, बंगाल, मद्रास या बम्बई, तो सूरत होगा। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थित था, सूरत। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में पहली कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी थी। जहांगीर ने दी थी। सूरत में आपको अंग्रेजों को व्यापारिक केंद्र खोलने की आपको अनुमति किसने की थी, दी थी, तो जहांगीर ने। कब, 1613 ईस्वी में। इसके पूर्व 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने एक व्यापारिक कोठी अस्थायी कायम की थी। 1611 में मछलीपट्टनम में स्थापित की, जो अस्थायी था। यह गोलकुंडा राज्य का मुख्य बंदरगाह था। गोलकुंडा, मछलीपट्टनम कहाँ है, गोलकुंडा बीजापुर। आइए चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन में। अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो सूरत में की थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है। कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है, तो गोवा नहीं है। पांडिचेरी, माहे और चंद्रनगर। गोवा की विजय अल्बुकर्क द्वारा 1510 ईस्वी में की गई थी और 1530 ईस्वी में यह पुर्तगाली मुख्यालय बना दिया गया। पुर्तगाली का मुख्यालय कहाँ किसको बनाया गया था, पांडिचेरी को। माहे और चंद्रनगर फ्रेंच बस्ती थी, जबकि गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। गोवा पर किसको अधिकार था, पुर्तगाली का। और फ्रेंच बस्ती कहाँ थी,
पांडिचेरी, माहे और चंद्रनगर। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? डचों का सबसे पहले प्रारंभिक उपनिवेश आपको मछलीपट्टनम था डचों का। भारत में डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश मछलीपट्टनम 1605 ईस्वी में था। भारत में डचों की अन्य कोठियाँ थी पुलिकट में 1510 ईस्वी में और सूरत में 1616 ईस्वी में। बिमलीपट्टनम, चिंसूरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर आदि थे। 1611 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति मिली? 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा। तो आपको कासिम बाजार कहाँ स्थित है तो उसके बारे में चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल के कासिम बाजार और हुगली नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने को अनुमति दी गई। कासिम बाजार बंगाल में है और हुगली आपको भी बंगाल में स्थित है। तो ये दोनों पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी गई थी। अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही क्रम कौन सा है? तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने सूरत में बनाया था, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। सूरत, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। इसकी सन ईस्वी के अनुसार हम लोग देख लेते हैं। सूरत में उन्होंने आपको 1613 ईस्वी में बनाया था, मद्रास में 1639 ईस्वी में, बम्बई में 1687 ईस्वी में और कलकत्ता में 1698 ईस्वी में। भारत में आलू की फसल की शुरू हुई थी। भारत में आलू की फसल शुरू की थी। किसने शुरू की थी? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था आलू। सबसे पहले भारत में आलू 17वीं सदी के आरंभ में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण कराया? भारत भूमि पर पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण कराया, वो था कोचीन। पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपना पहला दुर्ग का निर्माण कोचीन में 1509 ईस्वी में कराया था। 1503 ईस्वी में कराया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? पुर्तगालियों का मुख्यालय था गोवा। प्रारंभ में अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा कोचीन को मुख्यालय बनाया गया था। 1530 ईस्वी में नीनो द कुन्हा नामक सरकारी कार्यकाल कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। 1500 पहले था कोची और उसके बाद आपको गोवा स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार गोवा काफ़ी लंबी और अवधि तक पुर्तगालियों का मुख्यालय बना रहा। पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ आपको स्थित था? गोवा। इसको ध्यान रखेंगे। पहले कहाँ था? तो कोची था। उसको आपको नीनो द कुल्हा द्वारा क्या किया गया था? उसको चेंज कर दिया था, कुन्हा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने पर बम्बई दहेज में दिया गया था? तो अंग्रेज चार्ल्स द्वितीय ने किसकी राजकुमारी से विवाह कराकर, तो आपको पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह कराकर उसे बम्बई जो था उसको दहेज में दिया गया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण बम्बई दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन आपको 1664 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के शासनकाल में दौरान उसके प्रसिद्ध मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1664 ईस्वी में एक फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी द इंड ओरिएंटल की स्थापना की। इसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1664 ईस्वी में। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे।
जब यह 1773 से 1785 तक गवर्नर जनरल का पद पे रहा। 73 से 85। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? किस यूरोपीय ने? तो आपको पुर्तगाली भारत पर आने वाले प्रथम यूरोपीय थे। 16वीं शताब्दी में इनका हिंद महासागर से होकर होने वाले व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण था। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो पुर्तगालियों को। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को दिया जाता है, जो एक पुर्तगाली था। यह कालीकट के तट पर 1498 ईस्वी में पहुंचा। यहाँ के स्थानीय शासक जमोरी ने उसका स्वागत किया, जबकि स्थानीय व्यापारियों ने उसका विरोध किया था। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री रास्ते पर वास्को डी गामा ने की थी और सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट तट पर इस मार्ग से आया था, जो केरल में स्थित है। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? पुर्तगाली। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली और सबसे बाद में गए पुर्तगाली। 1498 वास्को डी गामा के भारत आगमन के साथ भारत में सर्वप्रथम विदेशी यूरोपियन के रूप में पुर्तगाली आगमन हुआ था। भारत के क्षेत्र से वे सबसे बाद में गोवा से कब गए थे? तो गोवा में उनका अपना अस्तित्व बना लिए थे। तो 1961 ईस्वी में गए थे, 19 दिसंबर 1961 ईस्वी में। इसलिए सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में पुर्तगाली गए। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली कौन थे? अल्बुकर्क नाम था। अल्बुकर्क ने पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक नींव रखा था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क, जो 1509 से 1515 तक था, उसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज की स्थापना की। अब आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक्स में, क्षेत्रीय राज के बारे में। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में कौन सी संधि की थी? तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको? श्रीरंगपट्टनम की संधि। आइए चलते हैं इसके बारे में। ये आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में की थी। संधि के शर्तों के अनुसार टीपू को अपना आधा राज और 3 करोड़ रुपये युद्ध में क्षति होने के लिए देना था। साथ ही जब तक रुपये के भुगतान न कर दे तब तक अपने 2 पुत्रों को कर्नवालिस के शिविर में बंधक के रूप में रखना था। कर्नवालिस जो था वायसराय था, उसी के बंधक में रखा गया था। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो 1699 ईस्वी में की गई थी। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? 1699 ईस्वी में। उनके द्वारा आरंभ पाहुल प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्तियों को खालसा कहा जाता था। अब गुरुपद समाप्त कर दिया गया है और गुरु ग्रंथ साहिब को ही प्रमुख रूप से गुरु का स्थान प्रदान किया गया। खालसा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। अकाल तख्त का निर्माण किया था। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? तो गुरु हरगोविंद ने। अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोविंद ने। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद की अकाल तख्त की स्थापना की थी। उन्होंने सिखों को एक लड़ाकू जाति में बदला। उन्होंने अमृत शहर की रक्षा हेतु लौहगढ़ किले का निर्माण भी कराया था। अमृत शहर की रक्षा के लिए कौन सा किला का निर्माण कराया था? लौहगढ़ का। अब आते हैं हम लोग वर्ष 5 नंबर क्वेश्चन में। वर्ष 1999 का बैसाखी त्यौहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि यह इस त्यौहार
पर खालसा पंथ के स्थापना के 300 वर्ष पूरे हो गए थे। बैसाखी जो पर्व है पंजाब के लिए सबसे ऐतिहासिक महत्व था। कब? 1999 का, क्योंकि 300 वर्ष पूरे हुए हो गए थे। खालसा पंथ की स्थापना के 300 वर्ष पूरे हुए, क्योंकि कब हुआ था खालसा पंथ की स्थापना? तो 1699 ईस्वी में हुई थी। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में इसमें सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने की थी। सिखों की सेना का संगठन कर आनंदपुर में अपना केंद्र बनाया था। आनंदपुर में अपना केंद्र बनाया था। इस प्रकार 1999 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना के 300 वर्ष पूरे हो गए हैं। छठा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु नानक की जीवनी गुरु अंगद देव ने लिखी थी। गुरु नानक देव की जीवनी किसने लिखी थी? गुरु अंगद देव ने। गुरु अंगद देव जिनका प्रारंभिक नाम लहना था, गुरु नानक देव की जीवनी लिखी। गुरु नानक देव द्वारा आरंभ की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। उन्होंने गुरुमुखी लिपि में आरंभ की थी। उन्होंने गुरुमुखी लिपि को आरंभ किया था, जो पंजाबी भाषा में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। सिखों के सैन्य संप्रदाय मिलिट्री सेक्ट खालसा का प्रवर्तन किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा का परिवर्तन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का परिवर्तन 1699 में बैसाखी के अवसर पर किया गया था। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? सिंध को अंग्रेजों ने 1843 ईस्वी में अधिकृत किया। सिंध को अंग्रेजों ने आपको 1843 ईस्वी में सिंध को 1843 ईस्वी में अंग्रेजों ने अधिकृत कर लिया। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो था। लॉर्ड एलन बरो। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? तो गुरु नानक का जन्म स्थान आपको तलवंडी है। गुरु नानक का जन्म स्थान वर्तमान पाकिस्तान के तलवंडी ननकाना साहिब में 1459 ईस्वी में 69 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम कालू मेहता और माता का नाम तृप्ता देवी था। तलवंडी कहाँ स्थित है? वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा? गुरु अर्जुन देव ने सच्चा बादशाह कहा था। गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। उन्होंने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने। खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में उन्हें मृत्यु दंड दे दिया था। खुसरो के समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उन्हें धार्मिक राजधानी कहा जाता है? तो आपको अमृतसर को। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी और किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? तो अमृतसर को। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर जबकि धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। इसका शासनकाल 1801 से लेकर 1839 ईस्वी तक था। निम्न में से कौन बंगाल की सरकार को दैध प्रणाली समाप्त की? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में क्लाइव द्वारा प्रारंभ की गई दैध शासन प्रणाली 1772 ईस्वी में समाप्त किया था। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में? तो आपको विलियम बेटिक ने। गवर्नर जनरल विलियम बेटिक ने 1831 ईस्वी में रोपड़ में रणजीत सिंह को बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। विलियम बेटिक। सरकार द्वारा कंपनी से सम्राट के अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था इलाहाबाद में।
सरकार का कंपनी से सम्राट के अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। इलाहाबाद में सरकार द्वारा कंपनी से सम्राट के अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़े गए महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह बहादुर शाह प्रथम के सबसे छोटे बेटे जहां शाह का पुत्र था। अत्यधिक विशालतापूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण इन्हें रंगीला की उपाधि प्रदान की गई थी। बहादुर शाह प्रथम को, मोहम्मद शाह को इसी के शासनकाल में सैयद बंधुओं का अंत हुआ था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन सा? तो मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह। नादिर शाह 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। इस दौरान दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह ने दिल्ली के शाही खजाने, मोती, हीरे जवाहरात और संसार भर के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का अधिकार कर लिया। नादिर शाह के नाम पर खुतबा पढ़ाया गया, जिसे सिक्के जारी किए गए। नादिर शाह दिल्ली के लगभग 2 मास ठहरा और वापस जाते समय नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पुनः मुगल सम्राट घोषित कर दिया। खुतबा पढ़ने और सिक्के चलाने का अधिकार भी लौटा दिया। निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया? मोहम्मद शाह को पराजित किया तो आपको करनाल के युद्ध में, करनाल की लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था। करनाल की नादिर शाह करनाल के युद्ध 13 फरवरी 1739 में मोहम्मद शाह को पराजित किया। नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ने मार्च 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर लूटपाट और कत्लेआम किया। अवध का स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? अवध का सयादत खां। अवध राज्य अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच में था। यह पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनाशा नदी तक फैला हुआ था। इसे बफर राज्य के रूप में जाना जाता है। अवध राज्य ने अंग्रेजी साम्राज्य का को पोषण की धाय की भूमिका निभाई। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सयादत खां था। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? टीपू सुल्तान के विरुद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस लड़ा था। मैसूर के तीसरे युद्ध में लॉर्ड कॉर्नवालिस टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था। तीसरे युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 ईस्वी में तक हुआ था। सिखों के अंतिम गुरु के रूप में कौन से थे? सिखों के अंतिम गुरु के रूप में गुरु गोबिंद सिंह थे, क्योंकि 10वें सिख गुरु थे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोबिंद सिंह थे। इनको गुरुपद 1675 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, जिस पर ये अपनी मृत्यु 1608 तक बने रहे। इसने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य को मिलाया था? पंजाब को किस सन में मिलाया था? तो 1849 ईस्वी में। 1849 में पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था तीन सदस्यों की एक कमेटी को सौंपी गई। हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक व्यवस्था, जॉन लॉरेंस को भू राजस्व प्रबंधन और चार्ल्स मैसन को न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रकार पंजाब राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया था। कब बना था? तो 1849 ईस्वी में। किस राजपूत शासक ने जीज मुहम्मद शाही नामक पहाड़ का समूह बनाया, जिसे लोग खगोल संबंधी अवकलन कर सके? तो राजा सवाई जय सिंह ने
जीज मोहम्मद शाही नामक पहाड़ का निर्माण समूह बनाया था जिसे लोग खगोल संबंधी अवकलन कर सके। निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क। 1510 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क बीजापुर के आदिल सुल्तान से गोवा जीत लिया। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष गोवा में पाए जाते हैं, क्योंकि गोवा से सबसे लास्ट में सबसे पहले आए थे, सबसे बाद में गए। पुर्तगाली संस्कृति के व्यापक अवशेष भारत के राज्य गोवा से पाए जाते हैं। इसके कुछ अवशेष कोचीन से भी प्राप्त हुए हैं, परंतु व्यापकता को देखने के लिए ऑप्शन ए सही है। अधोलिखित देशों में से इंडोनेशिया किसका नगर था? डच का नगर था। इन उपयुक्त देशों में इंडोनेशिया डचों का उपनिवेश था। 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से अम्बयाना ले लिया और धीरे धीरे मसाला द्वीपपुंज इंडोनेशिया में उन्हें हराकर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। डचों ने 1619 ईस्वी में पुर्तगालियों से जकार्ता भी जीत लिया। भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में सबसे निर्णायक युद्ध था वह वांडी वास का लड़ाई था। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच का निर्णायक लड़ाई वांडी वास जो 1760 ईस्वी में लड़ी गई थी। आयरकूट के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने काउंट लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया। वांडीवास के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो अंग्रेजों को। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया? तो वांडीवास का युद्ध होगा, वांडीवास की लड़ाई। निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में फ्रांसीसियों भाग का निर्णय किया? भाग का निर्णय वांडीवास का निर्णय। फ्रांसीसियों का भाग का निर्णय किया था तो वांडीवास का लड़ाई। इतनी 28 क्वेश्चंस को हम लोग देखे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। इस पे जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आपको आए हुए हैं सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन की नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक इतनी क्वेश्चंस को ज़रूर आप लोग रिविजन्स करें। पर डे एक सीरीज को आप बिल्कुल सुनने से आपको बहुत कुछ याद हो जाएंगे। चलिए चलते हैं फिर। जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।